तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे थे और अपन एक पॉइंट लिख रहे थे जिसमें कुछ स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे थे, ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बहुत सारे स्केल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, बट जो अपन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ऑथेंटिक क्या यूज करते हैं, दैट इज पॉलिंग स्केल। तो फर्स्ट दैट इज कॉल्ड पॉलिंग स्केल व्हिच विल बी यूज्ड मैक्सिमम है बाय अस। पॉलिंग स्केल होता है। तो अपन पॉलिंग स्केल में क्या करेंगे, पॉलिंग स्केल में अपन इसका कैलकुलेशन करते हैं। We take the maximum electronegativity value. Electronegativity value of fluorine is equal to 4. And rest of the electronegativity values for atoms is calculated with reference to fluorine. मतलब फ्लोरीन को अपन ने मैक्सिमम ले लिया और उसके रेफरेंस में बाकी अपन ने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू फ्लोरीन, by using the bond energy data. Fluorine by using the bond energy data. तो व्हाट डू यू से दैट कि भाई अगर हमारे पास कोई ए बी मॉलिक्यूल है तो अपन को किसी ए और बी मॉलिक्यूल में ए और बी में से कोई एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको पता होगा, तो कैसे अपन, उसने एक इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन को हमें डायरेक्टली यूज करना है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट B in AB मॉलिक्यूल। तो उसने कहा पहले अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ले लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, इसका डिफरेंस ले लो, मैंने मॉड लगाया 0.208 ले लो आप, और अंडर रूट ऑफ डेल्टा E ले लो आप, वेयर XA and XB are electronegativity values for A and B। वो अपन को गिवन होगा, किसी एक का क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे अपन ने बी के लिए कैलकुलेट करना है तो ये अपन को गिवन होगा वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये अपन को गिवन होगा, एंड डेल्टा ई जो है वो अपन को कैलकुलेट करना होगा। डेल्टा ई इज इक्वल टू होगा, अपन को बॉन्ड एनर्जी डाटा यूज करना है, तो इसमें अपन लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, वो अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा, minus bond energy of AA and multiply by bond energy of BB, ये अपन को गिवन होगा टू द पावर ऑफ 1/2, ये भी अपन को पता होना चाहिए, वो अपन को वैल्यूज गिवन होंगे। तो ये अपन को याद रखना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए अपन को याद रखना पड़ेगा। वैसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, लेकिन अभी अपन चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो अपन को पता तो होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। पहला सेंटेंस क्या है? पहले सेंटेंस में लिखा है ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, सो ही टेक मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन एज, एफ के लिए एज 4। तो फ्लोरीन का वैल्यू जो वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो उसने कांस्टेंट रखा, 4 ले लिया, बाकी उसने कैलकुलेट किया। तो जैसे मान लो अपने पास ऐसे गिवन है HF, हमें HF में हमको पता होता है फ्लोरीन का वैल्यू 0 हो गया, ये अपन को कैलकुलेट करना है, तो इधर लिख लेंगे, इसको x ले लेते हैं, x माइनस 4 कर देते हैं। अब मुझे गिवन होना चाहिए डेल्टा ई, मतलब मुझे HF का बॉन्ड एनर्जी गिवन होना चाहिए, मुझे HH का बॉन्ड एनर्जी गिवन होना चाहिए, मुझे FF का बॉन्ड एनर्जी गिवन होना चाहिए टू द पावर ऑफ 1/2, मतलब उसका रूट लेना। तो डेल्टा ई ये होगा, और जिसका अपन रूट लेने वाले हैं, ये अपन को लेना पड़ेगा। ये वैल्यूज अपन को गिवन होगी क्वेश्चन में, कैलकुलेट करके बता दें।
बॉन्ड एनर्जी डाटा अपन को गिवन होगा क्वेश्चन। नहीं समझा, एक बार रिपीट कर दोगे? भाई इसमें सीधी सीधी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जैसे HF का बॉन्ड एनर्जी अपन को गिवन है x, HH का बॉन्ड एनर्जी अपन को गिवन है y किलो जूल्स, ये इसको किलो कैलोरीज पर मोल, और FF का बॉन्ड एनर्जी गिवन है मुझे z किलो कैलोरीज पर मोल, ये गिवन है। इसका F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4, वो अपन ने रेफरेंस ले लिया, इसके लिए कैलकुलेट करना है तो मैं इसको लिखूंगा x - 4 इज इक्वल टू, अब आपके पास बॉन्ड एनर्जी गिवन है, इसमें कैलकुलेट कर लो, ये AB मतलब HF का बॉन्ड एनर्जी x - y इंटू z टू द पावर ऑफ 1/2। इस डेल्टा ई को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेना, जो x का वैल्यू आएगा वो अपना आंसर है। ये x की जगह a ले लेते हैं अपन, क्योंकि उधर x लिया ना अपन ने, इसको a ले लेते हैं, ये ले भाई हो गया, ये डाटा अपन को गिवन है, लिख के बताओ। ओके सर, समझ गया। तो पूरे मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी है ना, सब कुछ गिवन होगा अपन को, बाकी सब कुछ गिवन होगा, तो अपन कैलकुलेट करके बता। हाँ, वैसे कभी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अपन को यह जरूर याद रखना होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन ले लेते हैं, बोरॉन ले लेते हैं, एल्यूमिनियम भी ले लेते हैं, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज 3, फ्लोरीन इज 4, वो तो लेना ही है, ऑक्सीजन इज 3.5, नाइट्रोजन इज 3, carbon is 2.4, this is 2.1, this is 4.0, 1.8, 2.1, this is 2.8. Most of the questions are framed from this part, इसलिए आपको ये वाला पार्ट याद होना चाहिए इस पार्ट से, तो ये पार्ट आपको थोड़ा याद होना चाहिए, इससे काफी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पॉलिंग स्केल पे, ऑन पॉलिंग स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटलाइड्स, मतलब जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों कैटेगरीज होता है, इज नियरली 2। Therefore, for non-metals, अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 से बड़ा है तो नॉन मेटल्स होंगे, एंड फॉर मेटल्स लेस देन 2। अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लेस देन 2 है तो, अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लेस देन 2 है तो वो मेटल रहा होगा, अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो वो नॉन मेटल रहा होगा, और अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2 है तो वो मेटलॉइड्स होता है। जनरली ये फॉलो होता है ऑन पॉलिंग स्केल। दूसरा स्केल अपन जो एक और स्केल पढ़ेंगे अपन, दैट विल बी कॉल्ड एज मोलिकन स्केल। अब मोलिकन स्केल में भी जो वेरिएशन बना है ना, वेरिएशन तो एग्जैक्टली ऐसे ही आता है, जैसे इधर से इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है, क्योंकि नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। He used the average of electron affinity and ionization energies in electron volt to calculate electronegativity of element, electronegativity of the elements. So what he has done, मोलिकन ने, उसने कहा देख भाई, अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए, एनी एलिमेंट, तो आप क्या करो, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप क्या करो, आप उस एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी ले लो और उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले लो।
और इन दोनों को लेना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और डिवाइड कर दो आप 2 से, तो जो वैल्यू आएगा दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। हमने जब इन वैल्यूज को कलेक्ट किया ना, इनके सारे वैल्यूज, क्योंकि अपन को सभी एटम का आयनाइजेशन एनर्जी भी पता होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कितना एनर्जी ऐड होता है वो अपन को पता होता है। तो अगर अपन इनको ऐड करें और एवरेज ले लें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, कन्वर्जन अपन को पता है, अगर किलो जूल पर मोल गिवन है तब भी अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो मोलिक्यूल स्केल पे वैल्यूज आए ना, मोलिक्यूल स्केल वैल्यूज जो थे ना, दे आर एग्जैक्टली जैसे यहां पर वेरिएशन हो रहा ना, कम हो रहा है तो मोलिक्यूल में भी कम हो रहा था, बट मोलिक्यूल के जो वैल्यूज आ रहे थे वो 2.8 टाइम्स द पॉलिंग स्केल वैल्यूज थे। स्केल वैल्यूज मतलब अगर मुझे पॉलिंग स्केल वैल्यूज है, जैसे मोलिक्यूल ने जब फ्लोरीन के लिए कैलकुलेट किया होगा तो अपन 2.8 से मल्टीप्लाई करो 4 को, जो वैल्यू आता है वही मोलिक्यूल स्केल पे आ रहा है। मतलब जो भी अपन ने पॉलिंग स्केल में लिखा सबको अगर अपन 2.8 से मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यूज मोलिक्यूल स्केल पे आ रहे थे। तो वेरिएशन तो दोनों का एक जैसा है ही, वैल्यूज में डिफरेंस है लेकिन वेरिएशन एक जैसा है। So Millikan scale values are just 2.8 times more as compared to the Pauling scale values. Variation is same. सबसे ज्यादा अपन Pauling scale यूज करते हैं, कभी कभी अपन Millikan scale भी यूज करते हैं। ठीक है, तो that is the values. सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा स्केल यूज करना है? आपको मालूम करना ही नहीं ना, आपको तो ये यूज करना है, बोला तो मैंने ये। अब आपसे कोई ये थोड़ी पूछेगा ये स्केल पे वैल्यू होता है, आपसे कहा जाएगा बॉन्ड एनर्जी अगर गिवन है तो इससे कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन में अगर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन है तो इससे कैलकुलेट कर लेंगे, वरना इससे कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन है तो इसका कोई बोल ही नहीं सकता कि इससे कैलकुलेट करना, और बॉन्ड एनर्जी गिवन है तो इससे नहीं बोल पाएगा कोई चीज इससे कैलकुलेट करना, तो अपने आप पता चल गया हमें। बोलो, तो दोनों के कैलकुलेशन के तरीके तो अलग अलग है ना, तो ऑब्वियस ही बात है जो डाटा गिवन होगा अपन उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। बाकी काफी सारा वेरिएशन अपन पहले भी लिख चुके थे। पॉइंट नंबर 3 में अपन लिख सकते हैं इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। अपन दूसरे पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ पर नहीं लिखते क्योंकि फिर छोटा छोटा लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे पेज पे चलते हैं। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज नेगेटिविटी वैल्यूज है ना, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, अब रुक जाए एक मिनट, मतलब तुम लोग ना आराम से जल्दी से लिख लो, फिर वो रखेंगे फिर वेट करेंगे, रुक जा, फिर उसमें एक मिनट रुक जा, फिर वो सेंटेंस चला जाता है पता, फिर मैं भूल जाऊंगा उस सेंटेंस को, हटाओ फिर, मतलब बताने नहीं वो सेंटेंस, क्योंकि उससे फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो छोड़ो ना, तुम तो यही लिखो, ये लो लिखो, तुम लिख लो पहले। अब ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका खत्म हो गया, राइट। अब अपन आगे बढ़ेंगे, तो अपन ने 4 वैल्यूज पर 4 वो पढ़े अपन ने, राइट। एक तो एटॉमिक 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़े अपन ने, एक तो एटॉमिक रेडियस पढ़ा, ठीक है। दूसरा अपन ने पढ़ा क्या कि दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा अपन ने, Ionization. Yes, sir. थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ लिया, और फोर्थ अपन ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया। ये अपन ने वेरिएशंस पढ़े इन द पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिसिटीज अपन को पढ़ने थे उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब अपन क्या करेंगे, अपन थोड़ा सा अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पढ़ते हैं,
So some other periodic properties. Some other periodic properties वो पढ़ते हैं in the periodic table. तो अब देखो मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटल के बॉइल अपन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह उसमें ज्यादा अपन को अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि वो चैप्टर वाइज दिया था। तो अपन पढ़ते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, पीरियडिक प्रॉपर्टीज, है ना। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में अपन लिखेंगे जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, are generally acidic in nature. Acidic in nature. And metal oxides are generally basic in nature. Basic in nature. तो अपन उसे बेसिक पढ़ेंगे. They are basic in nature. In nature. तो ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड. सो वी कैन से दैट अगर नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, देयरफॉर वी कैन से दैट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स increases from LHS to RHS. In the periodic table. And basic strength increases from top to bottom in a group. Obviously बात है, अगर यहां से यहां एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा. तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होने का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ना. तो अपन वही लिख रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो अपन लिखेंगे सपोज मेरे पास ऐसे पड़े लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड एंड सीजियम ऑक्साइड. तो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, मतलब दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्योंकि टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होने का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ना. वो आपने लिखा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा. ठीक है. अब अगर अपन पीरियड की बात करेंगे तो अपन कहेंगे सपोज कोई एक पीरियड चूज कर लेते हैं, इनमें से इसी को चूज कर लेते हैं. सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, phosphorus oxide, then we'll write that sulfur oxide, chlorine oxide. Noble gases do not form the compounds. तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है. तो इस पीरियड में आपने लिखा LHS से RHS की तरफ जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा. तो अपन इसको स्ट्रॉन्गेस्ट आ सकते हैं. एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ यहां से यहां बढ़ेगा. अब होता क्या है कि ये तो एसिडिक है, ये तो एसिडिक होता है. NaOH सोडियम ऑक्साइड थोड़ी एसिडिक होता है, ये तो बेस होता है. ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, ये एम्फोटेरिक है, उसके बाद एसिडिक हो गया, मतलब ये एम्फोटेरिक हो गया. मतलब बेस से एसिड में जब ट्रांजिट करोगे तो बीच में कोई ऐसा एसिड ऑक्साइड जरूर बनेगा जो जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज हो. ये दोनों बेस है. भाई आप बेस से एसिड बना रहे हो तो बीच में कोई कंपाउंड ऐसा जरूर आएगा, कंपाउंड ऑक्साइड कोई ऐसा जरूर आएगा जिसमें एसिड और बेस दोनों जैसे एक्ट करने की प्रॉपर्टी होगी. उसको कहते हैं एम्फोटेरिक.
एम्फोटेरिक जो होते हैं ना, दे एक्ट एज अ बेस व्हेन ट्रीटेड विद एसिड। जब अपन उनको ट्रीट करते हैं ना एसिड से, अगर इसको एसिड से रिएक्ट करूंगा तो ये बेस जैसे एक्ट करेगा and act as a acid when treated with a base with base। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, जब अपन इसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस जैसे एक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड जैसे एक्ट करेगा। तो ये नहीं हो सकता एम्फोटेरिक, नहीं, ये खुद बेस है। ये सिर्फ एसिड से रिएक्ट करेंगे, बेस से रिएक्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ बेस से रिएक्ट करेंगे, एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये दोनों से रिएक्ट करेगा, दैट्स व्हाई दे आर एम्फोटेरिक। तो अपन लिखेंगे Al2O3 को अगर मैं HCl से रिएक्ट करूंगा तो ये 6AlCl3 बनाएगा प्लस 3H2O बनाएगा, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ AlCl3 बनेगा। ये बैलेंस है आपका रिएक्शन। और यहां पर ये जो होगा, क्योंकि ये HCl एसिड है तो ये बेस होगा। अब अगर अपन दूसरा रिएक्शन लिखेंगे, जैसे Al2O3 है, अगर मैं इसको बेस से रिएक्ट करूं तो भी ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये एम्फोटेरिक होता है। तो फिर ये सोडियम AlO2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा, इट विल फॉर्म लाइक दिस। तो मैं इसको सोडियम, ये ट्वाइस लेना पड़ेगा अपन को, तो इसको सोडियम को ट्वाइस ले लेता हूं, तो दैट इज द रिएक्शन बन गया। तो अपन कहेंगे देखो, अब इस बार ये बेस था तो ये एसिड जैसे देख किया, ये सॉल्ट बना और ये वाटर। तो एम्फोटेरिक वही होते हैं जिनको जब अपन एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस के जैसे रिएक्ट करेगा, और बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। तो यहाँ बेस था, बेस से जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर वीक बेस है, उससे वीक एम्फोटेरिक हो गया, फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब यहां से यहां एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता गया, सभी ग्रुप में होगा। So these are called amphoteric oxides. सर तो क्या हर ग्रुप में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रहते हैं? जरूरी नहीं है, मतलब किसी ग्रुप में अगर सारा ही बेस है तो फिर क्या कर लोगे, इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ही नहीं ना ग्रुप में। आप पीरियड में बोल सकते हैं कि पीरियड में अगर नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाओगे तो बीच में एम्फोटेरिक आएगा, 100% आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर किसी पीरियड में बेस है और राइट साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बीच में एम्फोटेरिक 100% आया होगा। तो सर एक ऐसा ग्रुप होगा ना जिसमें सारे के सारे एम्फोटेरिक हो? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई ग्रुप नहीं है ना जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट ना। नॉन मेटल होगा तो एसिडिक होगा, मेटल होगा तो बेसिक होगा। ऑक्साइड, अगर अपन किसी ऑक्साइड को, किसी भी ऑक्साइड को, सो ऑक्साइड्स को रिएक्ट करेंगे अगर वाटर के साथ, तो उसमें वाटर का एडिशन हो जाएगा ऑफ H2। जैसे मान ले मेरे पास सीजियम हाइड्रोक्साइड के बने, सीजियम ऑक्साइड के बने, पानी ऐड किया तो सीजियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्योंकि अगर ये बेसिक है तो इससे बेस ही बनेगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। अगर वो बेस है तो बेसिक हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। ये अपने पास बैलेंस है। और अगर कोई नॉन मेटल ऑक्साइड्स है, जैसे अपने पास SO3 है, अगर इसमें पानी डालेंगे तो फिर तो पानी ऐड तो करना ही होता है भाई। इसमें भी अपन ने 2 ऑक्सीजन हो गए थे और 2 हाइड्रोजन हो गए थे, तो एक तरीके से ऐड ही कर दिया, बैलेंस कर दिया। SO3 है तो ये H2SO4 है। मतलब जब भी अपन मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड लिखेंगे तो मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड्स में, इसमें ऑब्वियसली बात है इसकी वैलेंसी +1 होती है तो ये +1 है, और इसको यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है तो यहाँ भी +6। कभी भी ना किसी को भी पानी में ऐड करने से जो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कभी चेंज नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता। मतलब जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी होगा पानी से रिएक्ट करने के बाद, चाहे किसी का भी रिएक्शन करो।
ठीक है, फिर अपन लिख सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन। मुझे गिवन है, सपोज करते हैं SO3 है, Al2O3 है, Cl2O7 है, N2O5 है, P2O5 है, B2O3 है, ऐसे गिवन है मुझे। तो इसमें अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, तो इसमें एक और लिख लेता हूं, CO2 भी लिख लेता हूं। अपन क्या करेंगे, इसका आंसर लिखते हैं। पहले तो मैं जब इनको देख लूंगा कि ये कहाँ प्लेस्ड है पीरियोडिक टेबल में, तो मैं वो लिख लूंगा। मैंने थोड़ा सा नॉन मेटल ऑक्साइड्स और ये सब ज्यादा लिए, तो अपन को पता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, बोरॉन भी है और एल्यूमिनियम भी है। इन सब में सबसे ज्यादा, अब इसका तो कोई बनाया ही नहीं आपने, फ्लोराइड तो है नहीं, क्योंकि फ्लोराइड ज्यादा कंपाउंड बनाता भी नहीं है, क्योंकि वो मोस्ट ट्रस्टेबल एलिमेंट है। F का -1 के अलावा कोई दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट होता नहीं है, इसलिए उसके ज्यादा कंपाउंड बनते नहीं। Cl को अगर पानी में डालूंगा तो HClO4 बनेगा, और HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अपन को ये नहीं पता कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा क्या। अपन तो ये कहेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो ज्यादा राइट हैंड साइड पे होते हैं उनमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। इन सभी एलिमेंट में सल्फर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरॉन और कार्बन, इन सब में सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसका था। जो ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा तो आपने लिखा है जनरल द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होगा जो एक्सट्रीम राइट पे होगा। ये आ गया मेरे पास। अब मेरे पास ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन तो गिवन ही नहीं है, सल्फर का कंपाउंड गिवन है, तो इससे अब अपन और लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। ये तो राइट की तरफ था, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा कम होगा, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा उसके ऑक्सीडेंट्स का। तो फिर इसके बाद आएगा SO3। सबसे ज्यादा राइट पोजीशन में ये था, तो इससे सबसे ज्यादा आया अपने पास, फिर SO3 आया। अब इसके बाद अगर अपन बात करेंगे, इसमें SO3 आ गया अपने पास। अब SO3 के बाद अपने पास ये दोनों का ही ऑक्साइड गिवन है, ये वाला भी गिवन है और ये वाला भी गिवन है। इसका भी ऑक्साइड गिवन है, इसका भी ऑक्साइड गिवन है। तो फिर ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन सा होगा, जो ऊपर होगा। जो ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा उसका ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब मुझे चूज करना था कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो जो ज्यादा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो मैंने N2O5 लिखा और फिर P2O5 लिखा। अब मैं एक और इस तरफ आऊंगा, क्योंकि ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अपन को पता है। कौन सा, फ्लोरीन। फ्लोरीन बनाते ही नहीं ना कंपाउंड, ऑक्साइड बनाएगा कहाँ फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन का ऑक्साइड बनाऊंगा तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज थोड़ी है, पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, जबकि अपन को ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चाहिए, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं बनता है। ठीक है, अब ये लिख रहा है, पर दूसरा लिख रहा है सर टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, और देखो इधर क्या लिखा है। क्या करें तुम लोगों का, क्या करें तुम लोगों का बताओ। और बार बार वो इसी चीज को रिपीट भी कर रहा हूं, देखो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। अगर लिख दोगे टॉप टू बॉटम मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्या करें बताओ। ये करो सर,
चलो दूसरा, तो अपन को पता था कि ये ज्यादा एसिडिक है इससे, इन दोनों में फिर अपन कहेंगे ये ज्यादा एसिडिक है इससे, तो ऑब्वियसली बात है सिलिकॉन तो आपने दिया नहीं, लेकिन मुझे CO2 लिखना पड़ेगा। इन दोनों में अपन को बोरॉन भी गिवन है, एल्यूमिनियम भी गिवन है, तो अपन पहले बोरॉन को लिखेंगे क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा एसिडिक है नीचे वाले से। लो भाई आपका ऑर्डर, ये तो एम्फोटेरिक था, एसिड था ही नहीं, बाकी सबके सब नॉन मेटल ऑक्साइड थे इसको छोड़ के। ये एम्फोटेरिक होता है, आपने मुझे बता रखा था बाकी सारे एसिड होने चाहिए क्योंकि बाकी सारे के सारे नॉन मेटल्स थे, तो अपन बता सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा और किसका कम। सो टॉप टू बॉटम हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, तो N2O5 ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू। अब नेक्स्ट चेक करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स। पहले तो अपन ऑक्साइड लिख लेते हैं कुछ। सो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, अब ऑक्साइड्स में भी ऐसे लिखते हैं अपन जैसे ऑक्साइड्स है, इसमें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑन ऑक्सीजन, पर ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन पे -2 स्टेट होता है तो ऑक्साइड्स होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, H2O है तो ये -2 होगा, सोडियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड ऑक्साइड्स जिनमें ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। परऑक्साइड मैं आपको बता चुका हूं परऑक्साइड क्या होता है, जिनमें ऑक्सीजन पे -1 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो H2O2 होता है, Na2O2 होता है, बेरियम परऑक्साइड होता है, स्ट्रॉन्शियम परऑक्साइड होता है, आप बाकी परऑक्साइड भी लिख सकते हैं, K2O2 होगा, like that I can write the peroxides. So we are able to write the oxides and the peroxides. ऐसे ही सुपर ऑक्साइड्स होता है, अगर अपन सुपर ऑक्साइड्स लिखेंगे तो अपन ने पढ़ा हुआ है ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज होना चाहिए। सुपर ऑक्साइड्स में KO2 होता है, रुबिडियम, ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है इन ट्रस्टेबल सीरीज। सीजियम सुपर ऑक्साइड्स होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब है दो टाइप के ऑक्साइड को मिक्स कर दो आप, जैसे Fe3O4 है तो अपन FeO और Fe2O3 का मिक्सचर होता है Fe3O4, दैट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। सिमिलरली MnO और Mn2O3 का मिक्सचर होता है Mn3O4। सिमिलरली लेड ऑक्साइड भी होता है, Pb3O4 भी मिक्स्ड ऑक्साइड होगा, PbO प्लस Pb2O3 का मिक्सचर, ये मिक्स्ड ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होता है जो ना तो एसिडिक हो सकते हैं ना ही बेसिक होता है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज न्यूट्रल, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स। वाटर इज अ लिक्विड न्यूट्रल ऑक्साइड, जबकि ये तीनों गैसेस होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में अभी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं ये भी याद रखो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में मैंने आपको बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बताया ही था, और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। जिंक ऑक्साइड है, टिन ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये SnO2 भी होता है और PbO2 भी होता है, वो भी न्यूट्रल ऑक्साइड्स होता है, MnO2 भी होता है, एक्सेट्रा कर लेता हूँ। कोई क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा तो इन्हीं में से फ्रेम होगा, इसलिए अपन ज्यादा सर कोई गैलियम problem भी रहता है ना शायद, कौन सा गैलियम का ऑक्साइड। +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 वाला होगा। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स। इतने ही टाइप के ऑक्साइड अपन को चाहिए।
acidic strength of oxides of an element is directly proportional to the percentage of oxygen atom. अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास H2SO4 है और H2SO3 है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ इसमें ऑक्सीजन का मोल्स ज्यादा है इससे। HNO3 is directly proportional to HNO2, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अपन कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एन एलिमेंट अगर बहुत सारे कंपाउंड बनाता है तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर अपन चेक करेंगे तो आप परसेंटेज कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसमें 1:1 का रेशियो, इसमें 3:2 का रेशियो। तो 1:1 मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का फ्रैक्शन है इसमें, ऑक्सीजन का फ्रैक्शन। इसमें 3/5 का फ्रैक्शन है और 3/5 इसमें 2/3 का फ्रैक्शन है। तो दोनों में से चेक कर लेंगे कि कौन ज्यादा है। ये वाला ज्यादा है, ये ऑक्सीजन 2 है और टोटल फ्रैक्शन 2+3। इसमें 6/8 का फ्रैक्शन है और इसमें 7/9 का फ्रैक्शन है। तो ज्यादा फ्रैक्शन जिसमें होगा उसमें ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी ज्यादा होगा। अब अपन को एक बात पता था, इसमें एक ही एलिमेंट के सारे ऑक्साइड से एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्साइड बना सकता है। जैसे ये भी SO3 रहा होगा, SO2 रहा होगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई ये तो आपने लिखा होगा, ये एम्फोटेरिक है। अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मतलब ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स है। और अगर परसेंटेज कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है इससे पहले तो ये एसिडिक रहेगा, ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं। ये मेटल ऑक्साइड्स हैं सारे के सारे, Mn इज अ मेटल, तो बेसिक ऑक्साइड बनने चाहिए ना मेटल के। लेकिन जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ था ये स्ट्रॉन्ग बेस, फिर वीक बेस एम्फोटेरिक, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, इस टाइप से बनेगा। मतलब यहां से यहां एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो ये मेटल ऑक्साइड बेस था, जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्गर एसिड होता है HCl3 से, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा HCl2 से, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा HCl से। जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। नेक्स्ट वी कैन राइट इज दीस आर द टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। अब एक बार थोड़ा सा अपन वेरिएशन देखते हैं हाइड्राइड्स का। तो अपन सेकंड लिखते हैं हाइड्राइड्स। अभी जनरली व्हाट हैपन, metal hydrides are basic in nature, क्योंकि मेटल हाइड्राइड्स में मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा और हाइड्राइड पे नेगेटिव चार्ज होगा।
मैंने लिखा ट्रस्टेबल सीरीज में, अगर सोडियम हाइड्राइड है तो सोडियम पे सोडियम इज मोर ट्रस्टेबल, ये +1 ये -1। एनाइन होगा तो इससे पता तो बेसिक। नॉन मेटल हाइड्राइड्स आर एसिडिक इन नेचर। आर एसिडिक इन नेचर। तो मेटल हाइड्राइड्स में अपन को पता था सोडियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम हाइड्राइड है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जिंक हाइड्राइड है। You can write so many hydrates. Non-metal hydrates में we can write anything. Example लिखेंगे non-metal hydrates में, we can write this, we can write this, we can write H2S, we can write like this. So non-metal hydrates. अब मेटल हाइड्रेट्स में अपन चेक करेंगे, जैसे लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड है, रुबिडियम हाइड्राइड है, सीजियम हाइड्राइड है। तो बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। फॉर मेटल्स, बिकॉज होगा क्या ना, इसका आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम, जैसे सीजियम है, सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो फिर इसका H- बनाने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा। मोस्ट आयनिक हाइड्राइड, और आयनिक होगा तो H- जल्दी देगा। तो ये बिल्कुल अलग है मेटल हाइड्राइड्स में। अब अपन मेनली तो अपन को नॉन मेटल हाइड्राइड्स डिस्कस करना है, जस्ट नॉन मेटल हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स अभी नॉन मेटल हाइड्राइड्स में जैसे अपन लिखेंगे तो हाइड्राइड तो काफी सारे हो सकते हैं, कार्बन के हाइड्राइड भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन के हाइड्राइड भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन के हाइड्राइड भी हो सकते हैं, फ्लोरीन के हाइड्राइड्स भी हो सकते हैं। तो फ्लोरीन के हाइड्राइड तो ऐसे हो जाएंगे HF, HCl, HBr और HN। इसके भी हाइड्राइड्स होते हैं H2O, H2S, H2Se, H2T। इसके भी हाइड्राइड्स हो सकते हैं NH3, PH3, ASH3 और SBH3, एंटीमनी हाइड्राइड्स। इसमें भी लिख सकता हूं कार्बन हाइड्राइड, सिलिकॉन हाइड्राइड्स, ठीक है, जर्मेनियम हाइड्राइड और टिन हाइड्राइड लिख सकता हूं। The acidic strength of these hydrates, depends on the bond energy and bond energy जो होता है is inversely proportional to bond length। तो बॉन्ड लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपन कहेंगे देखो हाइड्रोजन का साइज तो एक जैसा है, HF का बॉन्ड लेंथ ऐसे है तो HCl का बॉन्ड लेंथ ऐसे होगा, तो HBr का बॉन्ड लेंथ ऐसे होगा, और HI का बॉन्ड लेंथ और भी बड़ा होगा। अगर किसी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बिकॉज आयोडीन का साइज, भाई H और F में तो ऐसे बॉन्ड बनेगा ना दोनों में, और H और Cl में ऐसे बॉन्ड बनेगा, तो इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बड़ा होगा ना, इसलिए अपन बॉन्ड लेंथ बड़ा बता। तो फिर इन सब में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला, दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है बिकॉज बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा।
acidic strength increases from top to bottom. In all groups, acidic strength decreases. Acidic strength increases. Increases from top to bottom. Because the bond energy decreases. Decreases due to increase in bond length. Bond length. So सभी ग्रुप में, मतलब हर एक ग्रुप में अपन बता सकते हैं कि ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा इस ग्रुप में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इस ग्रुप में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इस ग्रुप में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी हो जाएंगे इसमें, राइट ना। सो stronger the hydracids, more will be the reducing agent. तो अपन लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, reducing agent, strength of reducing agent, strength of reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इजीली प्रोटॉन दे दें रिएक्शन में एडिशन के लिए। प्रोटॉन इजीली कौन देगा? HI देगा। बता सकते हैं। तो ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर अपन को पता है कि टॉप टू बॉटम बढ़ता है हाइड्रोसिड्स का इन अ ग्रुप, तो अपन ये बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन सा वीक होगा। That is the hydrox. अब थर्ड पॉइंट लिखते हैं इसमें, मैंने यहाँ पर हाइड्राइड डिस्कस किया, ऑक्साइड डिस्कस किया हमने। एक पार्ट और डिस्कस करना होता है तुमको। That is called inert pair effect. सर एक सेकंड बैक करो ना। अब ये inert pair effect देख लो। हो गया। हो गया, चलो। तो ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है इट इज द इनर्टनेस का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, द इनर्टनेस ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, और रिएक्शन भी बोलो। हाँ, एक ही बात है, रिएक्शन लिखो या बॉन्डिंग लिखो, वो एक ही बात है। It's called inert pair effect. This effect exists in the last element of (13, 14, and 15).
तो देख लेते हैं वो एलिमेंट कौन कौन से। 13 ग्रुप अपन को पता है, 14 ग्रुप भी अपन को पता है, और 15 ग्रुप भी। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम लास्ट एलिमेंट है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये लास्ट एलिमेंट है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये लास्ट एलिमेंट है। ये वो एलिमेंट है जिनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये बोरॉन तो अपन को पता है, बोरॉन होता है, atomic number is 5, so I'll write that 1s2 2s2 p1, ये 3s2 p1 4s2 p1 5s2 p1, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 p1, ये 6s2 p2 और ये 6s2 p3 है। Atomic number of lead is 82, we already know that, and this is 81 and this is 83. Bismuth is right now, वो अपन ने पढ़ा था ना रेडियोएक्टिविटी में कि लेड सबसे ज्यादा स्टेबल रेडियोएक्टिव एलिमेंट जितने भी होते हैं रेडियोएक्टिव सीरीज, वो लेड पे आके टर्मिनेट हो जाते हैं। अब अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे फॉर थैलियम, तो 81 एटॉमिक नंबर है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s, ऐसे करना है। तुमको पता है 2 बार 1 1, 2 बार 2 2, 2 बार 3 3 फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बार चेक कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 8 इधर, 8 इधर, 18 इधर, 18 इधर, 36 प्लस 20 56 हो गया। 14 इधर लिखता हूँ, F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 14 ऐड किया तो ये हो गया अपने पास 70, तो फिर मैं यहाँ पर 10 लिख लेता हूँ, तो हो गया 80 और 1 यहाँ लिख लेता हूँ। तो यहाँ तक तो बाकी जितने अपन ने क्रॉस रखे हुए हैं वो तो सारे के सारे फिल्ड अप थे, इन्हीं की वजह से तो आपने यहाँ 80 लिखा था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 6s2 6p1 आ गया, 6 सेल्स हैं। तो Tl जो होता है उसमें 81 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, 1 2 3 4 5 6 सेल होते हैं, और इसमें 6s2p1 होगा। यहाँ पर 5d10 है, यहाँ 4f14 है, 3d10 भी होगा, 4d10 भी होगा, इसमें भी 3d10 होगा। अब मेरा मतलब यह है कि इसमें द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव 14f electron which has poorest screening effect, poorest screening effect. So these valence electrons, the 3 valence electron are strongly attracted to the nucleus, क्योंकि ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, तो ये तो स्क्रीन करेंगे ही नहीं इनको। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस। Attracted to the nucleus, to the nucleus. अब होगा क्या, अब अगर अपन इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो देख भाई, P से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +1 आएगा, और 2 और इससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +3 आएगा। P से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +2 आएगा, और 2 और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4, अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सभी तो +4 आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो +3 आएगा, जैसे नाइट्रोजन में भी होता है।
बिल्कुल वैसे ही इसमें कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो +3 आया और 2 और निकाला तो +1 आया। अब होगा क्या कि इसमें 14 F इलेक्ट्रॉन है इनसे इलेक्ट्रॉन, इन सब में 14 F इलेक्ट्रॉन नहीं थे। देयर इज नो 14 F इलेक्ट्रॉन। इनमें 4F14 नहीं होगा किसी में भी। इसका मतलब इनमें पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो इनमें ये इलेक्ट्रॉन निकालना तो इजी होगा, पी से भी निकाल लो और एस से भी निकाल लो, लेकिन इसमें 14F इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आप एक इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा इजीली निकाल सकते हो, बट फिर अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन को आप निकाल नहीं सकते इजीली, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन are strongly attracted to the nucleus because the 14 electron have poorest screening effect. It doesn't screen those electrons. So the inertness of this pair of electron, ये जो pair of electron है ना, इसका inertness, non-reactive nature. The inertness of the pair of 6s2 electron to take part in the bonding or reaction. तो इन एलिमेंट्स में लास्ट एलिमेंट में जो 6s2 इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली नहीं निकाल सकते, पर इजीली केमिकल रिएक्शन में नहीं ले जा सकते उन इलेक्ट्रॉन को, या इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं ले जा सकते उनको। आप इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन ले जा सकते हो, ये 2 नहीं ले जा सकते। मतलब दिस कैन बी फॉर्म्ड +3, लेकिन +5 नहीं बना सकते आप इजीली। इसमें +2 बन जाएगा, +4 नहीं बनेगा, इसमें +1 बन जाएगा, +3 नहीं बनेगा। राइट, जिसमें भी 14F इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। जिसमें भी 14F इलेक्ट्रॉन होगा आप देख लेंगे उसमें, बट इनमें ये डोमिनेंट बहुत ज्यादा होता है, तो अब मैं आप देख लेना जिसमें भी होता है। तो अब अपन लिखेंगे, ठीक है, तो अपन को पता चल गया इनर्ट पेयर इफेक्ट इन दीज एलिमेंट्स we can write, अब वो अपन थोड़ा सा इनर्ट पेयर इफेक्ट और अच्छे से लिख देते हैं। In the last elements of 13, 14, 15th group, due to presence of (14F electrons), the 6s2 electron are strongly attracted to the nucleus. So this pair of electron do not take part in bond. Do not take part in bond. This is called inert pair effect. Inert pair effect. किसको अपन कहते हैं inert pair? Do not take part in bonding. This is called the inert pair. ठीक ना? तो इससे हमें क्या फायदा? तो अपन कुछ पॉइंट्स लेते हैं। अपन इसमें स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हैं। तो एक तो अपन लिख सकते हैं ऐसे कि भाई बिस्मथ का +3 is more stable than bismuth ka +5. Similarly, we can write that lead ka +2 is more stable than lead ka +4. Tl ka +1 is more stable than Tl ka +3. Tl ka +1, lower oxidation state is more stable. So lower oxidation state is more stable.
state is more stable. ये लिखा। तो नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं generally the stability of oxidation state अगर अपन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जैसे बोरॉन है +3 ज्यादा स्टेबल होगा एल्यूमिनियम के +3 से, ज्यादा स्टेबल होगा गैलियम के +3 से, ज्यादा स्टेबल होगा दैट इज इंडियम के +3 से, ज्यादा स्टेबल होगा टीएल के +3 से। लेकिन यही चीज अगर अपन +1 की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इंडियम के +1 से, ये ज्यादा स्टेबल होगा गैलियम के +1 से एंड सो। ये दोनों तो दिखाते भी नहीं है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, डू नॉट शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। So we can write that. So Pb +4 is a strong oxidizing agent. Oxidizing agent वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है इसकी। रीजन +2 is more stable state of lead, as it can gain electron to convert into +2 oxidation. But Pb +2 is not a reducing agent. तो Pb +2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा ना, not a reducing agent, as it can't lose electron to convert to Pb +4 due to inert pair effect. वो इलेक्ट्रॉन लूज करते नहीं तो 2 से ज्यादा लूज नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो कभी कभी अपन से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं वैसे कि भाई अच्छा बताओ, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। Which of the following oxidation state of tin is more stable? ऐसे लिख लेते हैं। Which is the oxidation state of tin is more stable? +2 या +4? सर +4। तो अपन कहेंगे +4 क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ लास्ट एलिमेंट में होता है। दिस इज मोर स्टेबल देन +1, बट इसमें दिस इज मोर स्टेबल देन +3 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो एक तो इनर्ट पेयर इफेक्ट से अपन से ऑक्सीडेशन स्टेट पूछते हैं, दूसरा पूछते हैं कि भाई कि ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो सभी के स्टेबल होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अपन को चेक करना है। तो अपन कहेंगे दूसरा, most of the compounds most of the elements shows higher oxidation state only in
ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, बिस्मथ की बात करते हैं। बिस्मथ का +5 oxidation state is the higher oxidation state. So bismuth will exist as like this. Bismuth can exist like this. मतलब इसके दो ही कंपाउंड बनते हैं +5 में बस, और कुछ बनता ही नहीं है. But do not exist as bismuth chlorides, bismuth bromides, and bismuth iodide. +5 oxidation state के लिए. But ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं. मैं यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा था. ये भी +5, ये भी +5, ये भी +5. बट अगर अपन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कोई भी मॉलिक्यूल बन सकता है. लेकिन अपन हाईएस्ट की बात कर रहे थे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या तो फ्लोराइड से बनते हैं या फिर ऑक्साइड से बनते हैं. बाकी से बनना थोड़ा मुश्किल होता है. जैसे अगर +3 होता तब तो कोई भी हो सकता है. BiF3 भी बनता है, BiCl3 भी बनता है, BiBr3 भी बनता है, और BiI3 भी बनता है. ऑलमोस्ट सभी के कलर भी बताए. ऑक्साइड भी बनेगा. हम नॉट टेलिंग कि मतलब बनता नहीं है, ऑक्साइड भी बनेगा, सभी बनेंगे. लेकिन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो सभी बनेंगे. लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में या तो फ्लोराइड बनते हैं या फिर ऑक्साइड बनते हैं बस. जनरली ऐसा होता है. अब इसकी जगह अगर लेड होता है तो फॉर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, इसमें 5 तो होता ही नहीं ना, 4 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट. तो फॉर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें +4 में PbF4 बनेगा, PbO2 बनेगा. दोनों में ही +4 है. इसमें PbCl4 भी बनता है, PbCl4 बनता है. लेकिन बट PbBr4 do not exist and PbI4 do not exist. +2 वाले तो ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी एग्जिस्ट करेंगे. जब इसका +3 एग्जिस्ट कर रहे हैं सभी, तो इनके तो बनेंगे. अगर अपन थैलियम की बात करें, Tl, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में we have TlF3 and Tl2O3 बस. but TlCl3, TlI3, TlBr3 do not exist. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी एग्जिस्ट करेंगे. +1 में सभी एग्जिस्ट करते हैं कंपाउंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल. सो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में सारे ही कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं. दिस इज अबाउट द इनर्ट पेयर. This is about the inert pair. जो अपन को पता. आप लिख लो, फिर अपन आगे देखते हैं. कभी कभी अपन मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं. देखो, कभी अपन से ऐसे मतलब रीजन वगैरह टाइप का ऐसे तो पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया तो अपन क्या करेंगे कि भाई BI3 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें. BI3 है भाई, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आई बनाओ, क्या प्रॉब्लम है. अपन ने क्लास में पढ़ा, जब किसी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो उसका साइज आधा हो जाता है, ऑलमोस्ट आधा होता है. मैंने आपको बता रखा है.
इसमें आप 5 इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हो। तो सोच लो क्या साइज होगा इसमें। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसका साइज जो था वो आधा हो गया, एक और निकाला तो 30% और कम कर दो, एक और निकाला तो उसका 20%, एक और निकाला तो उसका 20%। ऐसे करते करते अगर अपन 5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बचेगा ही नहीं, वो तो बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब अपन कहेंगे कि भाई बिस्मथ +5 जो होगा ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत छोटा एटम होगा। और अगर अपन Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव की बात करेंगे ना, अपन को पता है Cl एटम का साइज 1.98 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। अगर मैं Cl नेगेटिव लिखूंगा तो दिस विल बी अराउंड 4 एंगस्ट्रॉम, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाता है एक नेगेटिव चार्ज से। ये अपन को पता है, ये मैंने बताया आपको कि किसी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो साइज डबल हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो साइज ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। अब अगर मान लो अपन I, Br या Cl है तो इनके साइज तो बहुत बड़े होंगे इसके कंपैरिजन में। अब अपन चाहते हैं कि इसके अराउंड, ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक टेनिस बॉल ले लो और उसके अराउंड 5 बड़े बड़े फुटबॉल लगाओ, और वो सारे फुटबॉल उसको टच करने चाहिए। इसके अराउंड 5 बड़े फुटबॉल अरेंज करो और वो सारे के सारे फुटबॉल इसको टच करना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड बनाने का मतलब है इनमें ओवरलैपिंग होनी चाहिए, मतलब ऐसे। इसके अराउंड कैसे रखूंगा 5 बॉल जो इससे ओवरलैप भी करे, क्योंकि तभी तो बॉन्ड बनेंगे। नहीं रख पाएंगे क्योंकि इन बॉल के आपस के बीच में, ये बॉल, बड़े बॉल आपस में टच नहीं कर सकते, इनको काफी दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर बड़े बॉल आपस में टच करेंगे तो इनमें वंडरवॉल रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो ये खुद ही अपने आप टूट जाएंगे। रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, मतलब इन बड़े बड़े फुटबॉल को भी ऐसे होना चाहिए, दूर दूर। तो अपन ऐसे बड़े बड़े फुटबॉल अरेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो ब्रेक हो जाता है। मतलब वी कैन नॉट प्लेस द लार्ज साइज एटम अराउंड द स्मॉल एटम, और वो भी स्मॉल एटम जब उसमें चार्ज बहुत ज्यादा हो। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है चार्ज बहुत ज्यादा है, सबको पता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है ज्यादा चार्ज होगा, और ज्यादा चार्ज में अपन कैसे बनाएंगे उसको। एक एटम बिस्मथ का साइज सपोज करते हैं ये है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से वो ऐसे हो जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने से वो ऐसे हो जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने से वो ऐसे हो जाएगा, और एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ऐसे ही बचेगा। अब 5 फुटबॉल रखो इसके अलावा और इसको टच भी करेगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए अपन कहते हैं कि वो बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, वो नहीं बनाते। तो दैट इज अबाउट द, विल से दैट कि मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपन से वो 2 ही पूछे जाएंगे। इस टाइप का कोई एग्जाम्पल होगा या इस टाइप से पूछ लेंगे कौन सा एग्जिस्ट करता है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसमें एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन BIN भी बोलते हैं। BIN बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का 60% पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, वी नो दैट, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है ना, तो जरूरत नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। मतलब इसका 40%, 60% पार्ट यही था, 40% अपन को पढ़ना है, मतलब आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म है, BIN खत्म है मतलब। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, पहले अपन एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। S ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप होता है और सेकंड ग्रुप होता है। फर्स्ट ग्रुप में +1 होता है, सेकंड ग्रुप में +2 होता है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन
कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट रुकना है। फिर अपन लिख सकते हैं एस ब्लॉक में कुछ भी नहीं है, वो अल्कली मेटल में +1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में +2 होता है। पर पी ब्लॉक लिख लेते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। अगर अपन पी ब्लॉक की बात करेंगे तो अगेन विल राइट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, on basis of electronic configuration. Electronic configuration. अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा भी, इस ग्रुप में +1 और +3 होंगे, इस ग्रुप में +2 +4 होंगे, इस ग्रुप में +3 +5 होंगे, और फ्लोरीन वाले ग्रुप में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। फ्लोरीन वाले ग्रुप में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बोरॉन वाले ग्रुप में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे अपन, तो इसमें तो ये +3 है, ये +4 है, ये है ना, -3 है, -2 है, -1। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में अपन बोल सकते हैं कि भाई ये +1 भी शो कर सकता है, ये -4 भी शो कर सकता है, +2 भी शो कर सकता है, -4 भी शो कर सकता है। ये तो सभी शो कर सकता है, -2 -1 +1 +2 +3 लाइक दैट, वो सभी शो कर सकता है, बट वो कंपाउंड में होंगे। अकबर जी। एक मिनट रुकना है।
हाँ भाई, तो ना मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे ना जो, वो डिपेंड करते हैं कंपाउंड्स पे, वो कंपाउंड से बनते हैं मतलब मोस्ट। अकबर जी वो डन करो, विजय जी से बात है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे जैसे ये -3 है, -2 -1 +1, तो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं ना, वो कंपाउंड्स पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के इतने कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं कि उनमें सभी आ जाते हैं। मतलब नाइट्रोजन में कितना 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अपन पूरा +3 +4 +5 ये सारे कंपाउंड्स में आ जाएंगे। मतलब अपन चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं, जैसे मैं कहूंगा ना, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि कंपाउंड्स में होता है, तो अपन कंपाउंड जैसे मैं लिख देता हूँ आपको, जैसे ये -3 NH3 में आ जाएगा, N2H2 इसका हाइड्रोजाइन होता है, ठीक है ना। फिर अपन कहेंगे इधर नाइट्रोजन का -1 किस में आएगा, तो अपन कहेंगे नाइट्रोजन का -1 आता है ना, ये N2H4 है, ये N2H2 है, ये इसमें -1 आएगा, इसमें N2O हो जाएगा, इसमें NO हो जाएगा, इसमें N2O3 हो जाएगा, इसमें N2O4 हो जाएगा, और इसमें N2O5 हो जाएगा, सभी एग्जिस्ट करेंगे। तो अब अपने दिमाग में आएगा कि सर ठीक है, मान लिया मैंने, इधर मतलब ऐसे ऑक्सीजन तो जनरली -1 भी देखा हमने, -2 -1 है तो पर ऑक्साइड्स होता है, बाकी -1/2 वगैरह वो भी होता है, लेकिन अपन को स्टेबल चाहिए, स्टेबल तो यही वाले। फ्लोरीन इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, वरना अपन मोस्ट ट्रस्टेबल एटम कैसे बोल पाते। क्लोरीन के लिए अपन बोल सकते हैं, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो होंगे ना, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल तो -1 ही होगा, लेकिन बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होते हैं इनके, -1 भी होता है, +1 भी होता है, +3 भी होता है, +5 भी होता है, और +7 भी होता है। अपन लिख सकते हैं ऐसे, जैसे अगर आप चाहो तो कैलकुलेट कर भी सकते हो। हमने HCl है, HClO है, HClO2 है, HClO3 होगा, और HClO4 होगा। अगर अपन चेक करेंगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें -1 है, इसमें +1 है, इसमें +2 है, अपन को कैलकुलेशन आता है, मैंने आपको सिखाया है ट्रस्टेबल सीरीज में, और ये +7 है। तो अब अपने दिमाग में आएगा कि सर एक बात तो ठीक है, चलो मान लिया कि ये वाले तो मुझे पता थे जिनको आपने स्टेबल लिखा, कुछ कुछ ये भी पता है कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड में +2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन -2 है तो ये +2 होगा, इस टाइप से मुझे पता है। ये इतने सारे मुझे कैसे पता चलेंगे, तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे बनाऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अपन कहेंगे देखो Cl है, 17 ऑफ द एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 p6 3s2 p5। जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट या बॉन्डिंग होती है वो हमेशा वैलेंस शेल से होती है, जो बॉन्डिंग वगैरह होता है ना वो वैलेंस शेल से होता है, ये इसका वैलेंस शेल है। जो भी बॉन्डिंग वगैरह होता है वो सब वैलेंस शेल से होता है, उनमें इनर शेल का कोई पार्ट नहीं होता, इसलिए केमिस्ट्री में अपन हमेशा वैलेंस शेल की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। तो वैलेंस शेल होगा तो अपन इसको ऐसे बनाएंगे, देखो थर्ड शेल है 3s2 होगा, ये 3s2, ये थर्ड शेल में 3p होगी। अब अगर अपन थर्ड शेल यूज कर रहे हैं ना इसमें, तो डी भी रहा होगा, फिर तो खाली पड़ा होगा डी, तो ये 3d है, लेकिन ये खाली पड़ा होता है। फॉर बॉन्डिंग ऑफ नॉन मेटल्स we require unpaired electrons। अगर आपको इसमें बॉन्डिंग करना है तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन को लाना पड़ेगा। अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, जैसे कि इसने इससे लिया था, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, टेक इलेक्ट्रॉन, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। व्हेन इट डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो ये डोनेट भी कर सकता है, हाँ कर सकता है। मान लो अगर मैं Cl और F लिखूंगा, तो दोनों में से ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये तो -1 ही होता है,
तो प्लस किसको होना पड़ेगा, किसको, दैट इज ट्रस्टेबल सीरीज। दोनों में से ज्यादा ट्रस्टेबल कौन है, ये तो फिक्स कर लो, दूसरे का चेंज कर लो। अब इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, तो या तो ये एक किसी से ले सकता है तो ऑक्टेट कंप्लीट, या किसी को शेयर कर दे के वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के शेयर करे, तो भी उसमें प्लस बनाएगा। अब एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इतने सारे कैसे बनाऊंगा, तो इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन अनपेड बनाने होंगे, क्योंकि इसमें ये खाली ऑर्बिटल पड़े हैं ना, इन खाली ऑर्बिटल में अनपेड बनाओ इनसे। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी देके इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ले जाता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे निकालोगे तो ये भी अनपेड बन गया, और इसमें भी एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो अब मेरे पास 3 अनपेड बन गए। अगर 3 अनपेड बनेंगे तो अपन कहेंगे फिर इसका +3 ऑक्सीडेशन, मतलब 3 बॉन्ड बना सकता है। अब इसमें ऐसे बने ना अपने पास, एस का इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया 3s, और 3p ऐसे हो गया, और डी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 3 अनपेड हो गए। तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, फिर तो मैं सभी में कर सकता हूँ, मैं एक और इलेक्ट्रॉन इससे इसमें लेके जाता हूँ, हाँ तो +5 हो गया है ना, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिर बॉन्डिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, बना लो। हाँ तो इसको भी इधर एक्साइट कर लो, क्या प्रॉब्लम है, हाँ तो 7 होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन इस टाइप से बना, इस टाइप से ऑक्सीडेशन स्टेट बना। अब अपन ये रुक जाएंगे, हाँ मैं भी भागने वाला हूँ, मेरी भी क्लास है, शाम तक क्लास है, ठीक है। चलो अपन रुकते हैं, हाँ मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये अपन ने सेव किया, और कल का PDF नहीं आ पाया अपना,